क्लास 10 बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 5। उसका हमने नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और इसके साथ हम फर्टिलाइजेशन भी देखेंगे कि गैमेट्स बनने के बाद जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ना आज हमने। इससे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर पढ़ चुके हैं। प्लांट्स के अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन को भी हमने देखा है और एनिमल्स की भी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख चुके हैं। अब हमने उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है यहाँ पे। ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं, मोस्टली ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, यानी उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि गैमेट्स बनते कैसे हैं उनके अंदर, कि ये हमें पता चल गया है कि जो ये वाली रिप्रोडक्शन है ये मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूनियन से ही जो है वो रिज़ल्ट में आती है, उसके बाद ज़ाइगोट बनता है। लेकिन अब सबसे पहला हमारा टॉपिक ये है कि ये जो गैमेट्स हैं ये बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रोसेस सेम है, बस थोड़े एंड पे जाके थोड़ी सी चेंजिंग्स आती हैं इसके अंदर। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले जो मदर सेल्स होते हैं 2n, मतलब जो पहले से ही गोनैड्स के अंदर मौजूद होते हैं। गोनैड्स क्या हैं, ये सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल और फीमेल अलग से। उनके अंदर सबसे पहले से ही जो 2n सेल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर होती है मियोसिस। अभी ये प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे, लेकिन एक जनरल सा व्यू है यहाँ पे। उसके अंदर होती है मियोसिस, और मियोसिस होकर वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मियोसिस एक ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जिसके अंदर जो पेरेंट सेल है जो डिवीजन के लिए एंटर होता है डिवीजन फेज़ के अंदर, तो वो हाफ हो जाता है। 4 कॉपीज़ बनती हैं उसकी, और चारों की चारों विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जो है वो बनती हैं। अब ये प्रोसेस अभी हम बात कर रहे थे कि दोनों में होता है। तो जो लास्ट पे ये 1n गैमेट्स बनते हैं ये मेल में और फीमेल में अलग से। तो मेल में इनको जो है वो लास्ट पे जो बनते हैं उनको स्पर्म्स कहते हैं, और फीमेल के अंदर जो बनते हैं उनको एग कहते हैं। दोनों एप्लॉयड होते हैं, लास्ट पे ये गैमेट्स बन जाते हैं, और ये सारा काम गोनैड्स के अंदर हो रहा होता है। गोनैड्स के अंदर कहाँ होता है, मेल के अंदर ये टेस्टिस में होता है उनका जो ऑर्गन है ये, और फीमेल्स के अंदर जो है ये ओवरीज में होता है। ठीक है, ये मेल गोनैड है और ये फीमेल गोनैड है। उसके बाद जो है इस प्रोसेस के भी अलग से नाम है, वैसे इसको गैमेटोजेनेसिस ही कहते हैं, लेकिन जब हम मेल के गैमेट्स की स्टडी करते हैं तो इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और जब हम फीमेल की गैमेट्स की स्टडी करते हैं तो हम इसको, चूँकि यहाँ पे एग बनता है एंड पे, इसको हम oogenesis कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने यही देखना है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस, चूँकि इनके नाम अलग से हैं तो कुछ फ़र्क तो इनमें होगा, डिफ्रेंसिएशन होगी। तो वो अब हम जो है वो इस नेक्स्ट में देखेंगे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो है ये किन किन स्टेप से गुजरती है और कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इनको फेस करने पड़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो सबसे पहले भी हमने पीछे देखा इस चीज़ को कि डिप्लॉयड सेल जो हैं वो ऑलरेडी गोनैड्स के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस तो टेस्टिस के अंदर कुछ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मेल पार्ट का, तो उसमें हम देखेंगे ये ट्यूब्यूल्स कहाँ पे मौजूद होती हैं। तो वहाँ पे कुछ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और असल में जो गैमेट्स की फॉर्मेशन है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन है, वो वहीं पे होती है। वहाँ पे कुछ सेल्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं उसकी वॉल्स के अंदर, वो रिपीटेडली माइटोसिस करते हैं। ठीक है, इसमें पहले क्या होती है, माइटोसिस होती है, और वो स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं डिवीजन करके। अब इन स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ
स्पर्मेटोगोनिया हैं जो आगे बढ़ते हैं मज़ीद डिवीजन के लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और वो भी अभी डिप्लॉयड ही हैं, लेकिन अब उनकी डेस्टिनी हो गई है कि उन्होंने आगे स्पर्म बनाने हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद अब होती है यहाँ पे मियोसिस। सबसे पहले मियोसिस 1 होगी और मियोसिस 1 के रिज़ल्ट में यहाँ पे 2 बनेंगे। यहाँ पे हुई है मियोसिस 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अभी मियोसिस 1 हुई है, ये हैप्लॉइड होने लगा। जब स्पर्मेटिड्स बनते हैं तब हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मियोसिस 1 के अंदर अभी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम ही आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है मज़ीद एस फेज़ नहीं होती नेक्स्ट में, यानी क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते, तो हमारे पास जितने क्रोमोसोम्स हैं उन्हीं को जो है डिवाइड करना पड़ता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर लास्ट पे जो 4 कॉपीज़ बनती हैं उन सब के अंदर हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ होती है मियोसिस 2। ये मियोसिस 2 के रिज़ल्ट में आया, 4 बने हैं, इनको हम स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये 1n होते हैं। 1n मतलब कि ये हाफ है, इन सब के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ है। अब जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये तो नॉन मोटाइल हैं, लेकिन जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मोटाइल सेल्स हैं, यानी हरकत कर सकते हैं। तो उनको मोटाइल बनाने के लिए उनके अंदर क्या होता है, कुछ चेंजिंग्स करवाते हैं, कुछ चेंजिंग्स होती हैं। उन चेंजेस में क्या है, सबसे पहले इनका जो न्यूक्लियस है वो श्रिंक कर जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ के एक कोने में चला जाता है, और वो कोने में जाके यूँ ऐसे यहाँ से टैपर हो जाता है। इस तरह से इसने हेड बनाना है, एक्रोसोम बनाना है। ये एक्रोसोम कहलाती है टिप इसकी, और वैसे ये इसका हेड रीजन कहलाता है। जितने भी इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं सेल के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे इधर, और इधर रिंग्स बना देंगे, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग्स इस साइड पे। तो यहाँ पे ये इसकी नेक रीजन कहलाएगी, और यहाँ पे सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे, और उसके बाद जो बाकी है इसके वो यूँ टेल बना देगा, ये इसकी टेल कहलाएगी, और यहाँ पे इसके ये माइटोकॉन्ड्रियल रिंग्स होंगे। यानी जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो ये चारों के चारों इसी शेप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब स्पर्म बनते हैं तो वो मोटाइल होते हैं इस तरह से, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जो वो खुद जाएंगे, और इन्होंने अपने इस हेड से जो है वो एग को जो है वो रप्चर भी करना है। उसके बाद oogenesis एक, यानी कि यहाँ पे जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो ये आपकी गैमेटोजेनेसिस जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो है oogenesis में देखते हैं, oogenesis में किस तरह से गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। oogenesis में भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे जो ओवरीज हैं, ओवरीज के पास कुछ स्पेशल सेल होते हैं नोरिशमेंट के लिए, उनको फॉलिकल्स कहते हैं या फॉलिकल सेल कहते हैं। तो उन फॉलिकल्स में जो है बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड oogonia मौजूद होते हैं पहले से, जैसे बिल्कुल वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया थे तो यहाँ पे oogonia मौजूद हैं, और ये सारे के सारे जो oogonia हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, 2n है। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे है, ये माइटोसिस करके जो है वो oogonia बनाए हैं। उसके बाद कुछ सेल्स हैं जिनकी डेस्टिनी है कि उन्होंने आगे से एग बनाना है, तो वो आगे बढ़ जाएंगे और वो प्राइमरी oocyte कहलाएंगे। अभी ये भी डिप्लॉयड है। इसके बाद यहाँ पे मियोसिस होगी, बिल्कुल वैसे जैसे पीछे भी मियोसिस हुई थी। तो मियोसिस के रिज़ल्ट में मियोसिस 1 होगी यहाँ पे। अब यहाँ डिफरेंस है, मियोसिस के नतीजे में यहाँ पे एक जो है वो सेकेंडरी oocyte बनेगी और एक पोलर बॉडी बनेगी। ये सेकेंडरी oocyte कहलाती है,
और एक जो है वो पोलर बॉडी बनेगी। इसके बाद यहाँ पे अगेन मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 होगी और मियोसिस 2 के नतीजे में अगेन ये जो प्राइमरी oocyte था ये फिर डिवाइड करेगा और एक और सेल सेकेंडरी oocyte बनाएगा और साथ में एक पोलर बॉडी बनेगी और ये जो पोलर बॉडी है ये दोनों फिर डिवाइड होकर पोलर बॉडीज़ ही बनेगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जब एक स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की सूरत में एंटर होता है डिवीजन फेज़ के अंदर, गमीटोजेनेसिस के अंदर या स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, तो वो चारों के चारों ही स्पर्म में बदल जाते हैं। लेकिन एग में सिर्फ जो है वो एक एग बनता है, बाकी सारी की सारी जो पोलर बॉडीज़ बनती हैं ये सिर्फ इसको नोरिशमेंट का काम करेंगी जब इसकी फर्टिलाइजेशन अगर हो गई, और ये आगे से जो है वो एग में बदल जाएगा। यानी यहाँ पे एक oogoनियम सिर्फ एक ही एग बनाएगा, लेकिन मेल के अंदर एक जो स्पर्मेटोसाइट था वो 4 स्पर्म्स बनाएगा। तो ये जो है वो मेजर डिफरेंस था दोनों में। उसके बाद आ जाती है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कब होती है? जब ये जो मेल और फीमेल गैमीट है ये फ्यूज़ कर जाएं, स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है, तो उसके बाद जो है क्या बनता है? जाइगोट। और जब जाइगोट बन जाता है तो इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो हो गई है। अब एनिमल्स के अंदर 2 किस्म की फर्टिलाइजेशन फेस करते हैं, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरी है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें एग सेल जो है वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर होती है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, यानी ऐसे जानवरों में जो कि पानी में रहने वाले, मछलियाँ और मेंढक, फ्रॉग वगैरह, जिनको पानी की ज़रूरत होती है अपने गैमीट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। इनके लिए ज़रूरी है कि इनके जो दोनों हैं मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पे जो है वो अपने एग्स को और स्पर्म्स को रिलीज़ करेंगे और फिर जो है बॉडी के बाहर ही जो है वो उनकी फ्यूजन हो जाएगी, वहाँ पे जाइगोट बनेगा। यहाँ पे बहुत रिस्क होता है इनके लिए, एनवायरमेंटल बहुत ज़्यादा मसले हैं, इनके जो गैमीट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं ज़्यादातर, या फिर कोई शिकारी जो है, अब शिकारी मतलब दूसरे जानवर हैं जो ताक में बैठे हुए हैं और वो इनके अंडों को खाते हैं या ये उनकी ग़िज़ा है तो वो इनको खा भी सकते हैं। तो यहाँ पे चांसेस कम होते हैं कि फर्टिलाइजेशन के, तो इसलिए इनको जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है सीक्रेट करने पड़ते हैं अपने स्पर्म्स और एग्स को। इसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है इसके अंदर जो फीमेल की बॉडी है, फीमेल की बॉडी ट्रैक में उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। ये प्रोटेक्टिव है, यहाँ पे प्रोटेक्शन होती है उसको, और ये किसके अंदर है? ये रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, ठीक है, ह्यूमंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो ऐसे एनिमल्स जो हैं वो अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देते हैं। एम्ब्रियो कब होता है? जब जाइगोट के बाद फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाती है, तो जाइगोट के फ़ौरन बाद जो है वो माइटोसिस होती है, डिवीजन होती है और एक हुजम बन जाता है, फिर एक छोटा सा जो है वो फिटस बन जाता है, उसको हम इमेच्योर जो होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो जो ज़्यादा, अब इनमें भी 2 तरह की हैं फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होती है लेकिन उसमें 2 तरह के जानदार आते हैं। एक वो होते हैं जो एग ले करते हैं और एक वो वाले होते हैं जो बेबीज़ को ले करते हैं। तो जो एग लेइंग एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं कि उनके इंटरनली ही एक हार्ड से शेल बन जाता है उनकी जो ऑफस्प्रिंग है उसके गिर्द, और वो उसको ले कर देते हैं और फिर बाकी की जो सारी डेवलपमेंट होती है वो बाद में होती है, जिसके लिए उसको मदर की बॉडी का टेम्परेचर चाहिए होता है। और जो दूसरे हैं उनमें सारी की सारी डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है और फिर वो मतलब ये दूसरे वाले जानते हैं कि एक वो जो अंडे देते हैं और एक वो जो बच्चे देते हैं, तो ये फिर बेबीज़ को जो है वो ले कर देते हैं। तो ये 2 तरह की फर्टिलाइजेशन थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम फिर पढ़ते हैं। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन, उसका हमने अगला टॉपिक पढ़ना था, रिप्रोडक्शन इन रैबिट।
तो हम रिप्रोडक्शन इन रैबिट क्यों पढ़ रहे हैं? रैबिट जो हैं ये स्मॉल मैमल्स हैं जो कि तकरीबन दुनिया के काफ़ी ज़्यादातर हिस्सों में ये पाए जाते हैं। तो इसको अक्सर हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए जो है वो साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ना चाह रहे हैं, उसका सिस्टम पढ़ना चाह रहे हैं। तो वो हमने रैबिट को जो है वो एक्सपेरिमेंटली लिया है, उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे और वो काफ़ी हद तक जो है बाकी एनिमल्स से भी रिजेंबल करता है। मेल रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स में सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेंगे। रैबिट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे पेयर मौजूद होता है टेस्टिस का, पेयर ऑफ टेस्टिस, जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे रास्ते में कुछ खास किस्म के डक्ट्स हैं, एसोसिएटेड डक्ट्स हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के साथ। एसोसिएटेड डक्ट्स हैं जिनके अंदर जहाँ से स्पर्म जो है वहाँ पे बनता है ज़रूर टेस्टिस में, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होके तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट तक आता है। और वहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा ओट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्रेशंस को ऐड करवाते हैं ताकि इसको नॉरिशमेंट वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जा सके। अब टेस्टिस के बारे में बात कर लें तो ये एक स्किन के बैग में लोकेट करते हैं, यानी स्किन होती है इनके ऊपर जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, और ये हैंग कर रहे होते हैं बॉडी के बाहर। हैंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और हर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इसके अंदर जो है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये आप यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा जो आपकी बुक में बनी हुई है। ये तो ये इन्होंने जो आपको दिखाया हुआ है ये इंटरनल इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, अंदरूनी हिस्सा दिखाया हुआ है आपको इसका। ये नालियाँ हैं इसकी, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो इसके रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा डक्ट्स और मौजूद होती हैं जो इसके अंदर ग्लैंड्स वगैरह को एंटर करेंगी, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो इसके अंदर सिक्रेशंस को ऐड करवाएंगे। और ये जैसे जैसे यहाँ से रास्ते से गुजरेंगी बनेंगी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से ये यूरिनरी ट्रैक के पास आएंगी, क्योंकि इनके अंदर मेल के अंदर जो यूरिन को और स्पर्म्स को एक्सक्रीट करने का रास्ता है वो सेम है। तो इसलिए ये वहाँ पे बन के लेकिन वापस जो है ये यूरिनरी ट्रैक के पास आएंगी। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। जब स्पर्म्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं जहाँ पे सारे स्पर्म इकट्ठे हैं। कलेक्टिंग डक्ट के बाद अब ये रास्ते में जो नाम है सारे, ये सारे इस डक्ट के रास्ते में जो जो चीज़ें आती हैं उनका नाम है कि ये एपिडाइडमस में से गुजरते हैं। एपिडाइडमस से आगे जो है वो वास डिफरेंस आ जाती है। ये सारे नाम हैं, ये आपको याद करने होंगे कि एपिडाइडमस के बाद जो है वो वास डिफरेंस आ जाती है। और यहाँ से जैसे जैसे ये गुजरते जाते हैं तो रास्ते में जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ीद सिक्रेशंस होती जाती हैं, और फिर ये एक ही जगह पे कलेक्टिंग डक्ट के बाद इन एपिडाइडमस और वास डिफरेंस से गुजरने के बाद ये दोनों ये जो सारी हैं दोनों नालियाँ हैं, जो क्योंकि हमने पढ़ा दो नालियाँ हैं टेस्टिस के अंदर, तो ये स्पर्म और यूरिन को एक ही जगह पे इकट्ठा करवा देती हैं। और वहीं से जो है इसकी एक ही रास्ता है यूरिथ्रा, यानी जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है वहीं पे ये स्पर्म को इकट्ठा करवा देती हैं यूरिथ्रा के अंदर, और फिर उस टाइम पे ये एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन निकलते अलग-अलग हैं, यूरिन और स्पर्म्स इकट्ठे नहीं एक्सक्रीट होते, अलग-अलग एक्सक्रीट होते हैं। उसके बाद जब ये स्पर्म्स को एक्सक्रीट करते हैं तो स्पर्म इनके सीमन की सूरत में होते हैं, ये सीमन की सूरत में होते हैं, यानी कि लिक्विड होता है। और उस लिक्विड के अंदर तकरीबन 10% स्पर्म होते हैं और 90% उसके अंदर फ्लूइड होता है, वाटर होता है, ठीक है।
तो उसके बाद ये जैसे टेस्टिस से यूरेथ्रा का जो सफ़र तय करते हैं तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स हैं, जैसे सेमिनियल वेसिकल्स हैं, तो ये इसके अंदर कुछ सिक्रेशंस ऐड करते हैं ताकि स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स मिले क्योंकि वो लाइव हैं। पोस्टरेट ग्लैंड रास्ते में आते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये उसकी एसिडिटी को कम करवाते हैं, तेज़ाबियत को कम करवाते हैं। कॉपर्स ग्लैंड आते हैं और वो क्या करते हैं कि डक्ट को लुब्रिकेट रखते हैं ताकि इसको फ़्लो में आसानी रहे। इसके बाद जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है रैबिट्स का, उसके अंदर भी 2 ओवरीज मौजूद हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इसके अंदर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रैबिट के अंदर, इसके अंदर ये 2 ओवरीज मौजूद हैं और इन ओवरीज के गिर्द जो है वो फॉलिकल सेल्स हैं। इसमें से जब मेचोरेशन के टाइम पे यहाँ से एक ओवम बाहर निकलता है, यानी जब वो एग फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद वो यहाँ पे ये फ्लैपियन ट्यूब्स के ज़रिए या इधर से या इस रास्ते से इसके अंदर एंटर हो जाएगा। ये 2 हॉर्न्स बने हैं, तो ये फ्लैपियन ट्यूब को 2 में डिवाइड किया हुआ है, एक दोनों साइडों पे। कहाँ लोकेट करते हैं? किडनी के लेटरल साइड पे, नीचे वाली साइड पे, ये एब्डोमिनल कैविटी में ये दोनों ओवरीज जो है वो मौजूद होती हैं। और ये जो ओपनिंग है फ्लैपियन ट्यूब्स की बिल्कुल क्लोजली ये ओवरी के बिल्कुल पास होती है ताकि यहीं से ये एंटर हो जाए इधर। उसके बाद यहाँ पे ये सर्विक्स पॉइंट बना हुआ है, इसके करीबी यूट्रस वॉल, यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होनी है और फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन फ्लैपियन ट्यूब्स में होनी है और उसके बाद इसको यहाँ पे ही लाया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। और जब यहाँ से डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो ये वेजिना के रास्ते से जो है वो जो चाइल्ड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये वेजिना जो है वही ओपनिंग है जहाँ से स्पर्म्स को भी जो है वो डिपॉजिट करवाया जाता है। तो ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। उसके बाद इसकी फर्टिलाइजेशन देखिएगा कैसे होती है। तो रैबिट्स जो है वो ब्रीड थ्रू आउट ईयर, किस पूरे साल में वो ब्रीड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका टाइम जो है वो समर में होता है। और समर में क्या होता है कि इधर से ही यहाँ से इनका जो है ओवम है वो यहाँ से रिलीज़ होके इन फ्लैपियन ट्यूब्स में आ जाता है, स्पर्म वेजिना से एंटर होते हैं और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसको सर्विक्स के पॉइंट के करीब ला के यहाँ पे डिपॉजिट करा दिया जाता है। यहाँ पे एक प्लेसेंटा, एक दीवार बन जाती है। वो दीवार वॉल जो होती है प्लेसेंटा, वो उस टाइम पे उस जो एम्ब्रियो है जो उधर बन रहा है उसको मदर की वॉल के साथ जो है वो अटैच करके रखती है। तो उसके बाद डेवलपमेंट हो जाती है। जब डेवलपमेंट कम्प्लीट हो जाती है वो होती है तकरीबन 1 माह के अंदर, 30 से 32 दिन लगते हैं इसको। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ह्यूमन ग्रोथ। आपकी जो बुक है ये बुक आपकी पुरानी मतलब है, उसके बाद अभी तक इसके अंदर न्यू एडिशंस नहीं की गई। तो इसमें 2014 से 15 का उन्होंने लिखा हुआ है कि तब हमारी तकरीबन 19 करोड़ आबादी थी और उसके बाद उन्होंने कहा था इस डिकेड के अंदर ये काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो रिलेटिवली इसकी ग्रोथ रेट जो पास्ट में है वो काफ़ी ज़्यादा भी रही है। तो पॉपुलेशन जब एक्सीड कर जाए कैरिंग कैपेसिटी से, पॉपुलेशन एक्सीड कर दे कैरिंग कैपेसिटी से, यानी इतनी कैपेसिटी नहीं है उस एरिया में कि वो इतनी बर्डन को बर्दाश्त कर सके, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मसले जो है वो पैदा होते हैं, जैसे ओवर पॉपुलेटेड एरिया को बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से डिफरेस्टेशन हो रही है। डिफरेस्टेशन ठीक है, डिफरेस्टेशन हो रही है, लॉस ऑफ इकोसिस्टम डिफरेस्टेशन की वजह से। क्यों डिफरेस्टेशन हो रही है? क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है खाने की, रहने की, इन सारी चीज़ों की। तो उसके लिए हमें जंगलात को काटना पड़ता है और जब हम जंगलात को काटते हैं तो वहाँ पे उनकी भी हैबिटेट, उन जानदारों की भी हैबिटेट लॉस कर जाती है और इवन हम लोगों पे भी ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है। उसकी वजह से फिर मोर पॉपुलेशन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा,
और पोल्यूशन के बाद जो है, जब पोल्यूशन ज़्यादा होती है तो फिर ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा जो है वो उससे सामने आती है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाना। ओवर पॉपुलेटेड रेट में एरियाज़ में पुबर्टी भी बहुत ज़्यादा है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। गुर्बत बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब खाने को इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है तो फिर ये जो है वो गुर्बत ही सामने आती है। ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ में क्या होता है, फिर हमें ज़्यादा डिमांड होती है घरों की, हॉस्पिटल ज़्यादा चाहिए, जॉब ज़्यादा चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, बच्चे ज़्यादा हैं, और इसके अलावा जो है फूड क्रॉप ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये सब करने के लिए जो है वो सरमाया भी और जगह भी दरकार है। फिर इसको बनाने के लिए हम जो कदम उठाते हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को फेवर नहीं करते। अगर हमने ओवर पॉपुलेशन को अभी भी इतना सीरियस ना लिया तो ये हमारे लिए जो है इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सामने लेके आएगी। तो इसके लिए लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से उनको किन किन ख़तरनाक हद तक जो सिचुएशंस हैं उनको सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा लास्ट वाला टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं इसको, और इसको हम लोग जो है वो STDs में रखते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल हो जाती है। और इसमें क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, मतलब कि इम्यूनिटी को डेफिशिएंस करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। इसमें जो इम्यूनिटी होती है, हमारी क़ुव्वत मदाफ़त होती है कि हम किसी भी बीमारी को बर्दाश्त कर सकते हैं। इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी जज कर लेती है और उसका सामना करती है, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये होता है, एड्स होती है ड्यू टू HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस की वजह से। और ये जो वायरस है ये डायरेक्ट जाके हमारे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करता है, यानी हमारी जो मदाफ़ाती सिस्टम है उनको ही जाके ये डिस्ट्रॉय कर देता है, और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन टॉलरेंस की यानी बर्दाश्त करने की जो एबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती है। ये एक जानलेवा बीमारी है, वायरल डिज़ीज़ है, और तकरीबन ये जो है ये फैलती है थ्रू फ्लूइड की सूरत में, यानी इसका जो वायरस है ये हमारे फ्लूइड में मौजूद होता है, यानी यूरिन में, ठीक है। इसके अलावा जो है ये हमारी पसीने में, स्वेटिंग में, ये और ब्लड में और सीमन में यानी स्पर्म्स में। तो ये हमारे यूरिन में, हमारे स्वेटिंग में, हमारे ब्लड में और हमारे सीमन यानी हमारे स्पर्म्स के अंदर मौजूद होता है बॉडी फ्लूइड्स में। इसलिए ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली जो है वो मुंतकिल हो जाता है। इसका मतलब ये है, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत कम है अभी तक, और ये ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप साइड पे ये बहुत ज़्यादा है, साउथ अफ्रीका और इसके अलावा जो मगरिब के हमारे जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर इससे जो बचाव है, इससे तहफ़्फ़ुज़ है, उसके लिए यही है कि पब्लिक जो है वॉशरूम्स वगैरह उनसे परहेज़ करें। इसके अलावा जब ब्लड को एक्सचेंज करते हैं या ब्लड आप लगवाते हैं तो उस टाइम पे उसको चेक करके इस्तेमाल करें। और जब हम लोग जाते हैं शेव या हमारे ये चीज़ें करवाने के लिए तो वो इस्तेमाल हुई हुई ब्लेड को जो है वो इस्तेमाल ना करें, तो उससे ये इसकी हिफाजत तदाबीर में है कि हम इससे बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ NGOs हैं हमारे मुल्क के अंदर जो काम कर रही हैं इसके बारे में। कुछ उन्होंने डिपार्टमेंट्स ऐसे बना के रखे हुए हैं जहाँ पे वो ऐसे पेशेंट्स को डील करते हैं, उनको रखते हैं और उनकी जो है वो तीमारदारी वगैरह वो करते हैं। और इसके अलावा जो है ओपनली 2005 में जो है TV में और रेडियो के अंदर भी गवर्नमेंट ने नशरियात करवाना शुरू की थी, जिससे लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जा सके कि ये बीमारी क्या है और कैसे फैलती है और इससे जो है वो बचा कैसे जा सकता है। तो ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।